इससे पूर्व कि मैं आपको बताऊं कि मेरी मुलाकात मारिया शम्वे से कैसे हुई, कब हुई, मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझा दूं। फिर हम बिना रुकावट सीधे मुख्य कहानी पर आ सकते हैं। जब मारिया ने अंसल को बताया कि वो एक पत्रकार है, तो वो झूठ बोल रही थी। पिछले 5 वर्षों से वो गंदे कामों में लगी थी, वही काम जो हम सब जानते हैं, संसार का पुरातनतम जिस्म व्यापार। मारिया का पिता एक जादूगर था जो पूरा समय बाडविले के लिए काम करता था। उसे कोई विशेष लाभ नहीं था। मारिया बाप के साथ साथ लगी रहती। 15 वर्ष की होते ही उसके पिता ने उसे सहायक बना लिया। मारिया ने मन लगाकर काम सीखा और पिता की सहायता की। साल बीतते बीतते वो अपने फन में माहिर हो गई और उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो 6 पत्तों का खेल बड़ी सफाई से दिखाती थी। वो अपने फन की पूरी उस्ताद थी। एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका भविष्य ही बदल गया। जब वो थिएटर से जाने ही वाली थी कि उसका पिता एक नौजवान के साथ आ धमका। वो उनसे मिलना चाहता था। वो एक चलता फिरता सेल्समैन था जो व्यापार की तलाश में भटक रहा था। उसने मारिया को देखा और उसे देखते ही अवाक रह गया था। अब वो अपने पैसे से मारिया को प्रभावित करना चाहता था। हमीश सम्वे इस बात पर राजी हो गया कि वो नौजवान उसकी लड़की को खाना खिलाने ले जाए। वो जानता था कि मारिया के लिए सही समय था और वो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ हो चुकी थी। नौजवान का नाम जॉय क्रूम था। वो एक खुशमिजाज युवक था। मारिया उसके साथ बाहर खाना खाने गई। युवक ने उसे काफी महंगा भोजन करवाया। भोजन के दौरान जॉय ने एक खतरनाक काम कर दिया। उसने अपनी पासबुक लड़की को दिखा दी। मारिया ने इतना पैसा जीवन में कभी देखा तक नहीं था। मारिया ने आश्चर्यपूर्वक युवक से काफी कुछ पूछा। जॉय ने उसे बताया कि उसके पास ढेरों पैसा है। इसी दौरान मारिया ने उसकी जेब साफ कर दी। उसे ये काम काफी आसान लगा। युवक ने जैसे तैसे करके पैसा टटोला। रेस्टोरेंट मैनेजर और वेटर ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने देखा इतने महंगे खाने का मजा मिट्टी में मिल चुका था। मारिया कुछ कुछ डर गई। लोग उसे लगातार देखते जा रहे थे। जॉय क्रूम परेशान था और मैनेजर पुलिस को बुलाना चाहता था। मारिया अपनी गलती मान लेने का साहस नहीं जुटा पाई। वो वहीं परेशान हाल बैठकर दुआ मांगती रही कि शायद धरती फट जाएगी और वो उसमें समा जाएगी। जॉय के दिमाग में ये आया ही नहीं कि वो ठगा गया है। वेटर के अलावा उसके पास कोई भी नहीं आया था। उसे कतई यकीन नहीं था कि मारिया ये काम भी कर सकती है। तभी एक बूढ़ा जो सामने दूर बैठा खाना खा रहा था उठा और उसके पास आया। वो शुरू से मारिया पर निगाह रखे था। अंडे की जर्दी जैसे रंग वाली लड़की उसकी कमजोरी थी और वो ये मौका खोना नहीं चाहता था। उसने कुछ इधर उधर की बातें की और सांत्वना के शब्द तक कह डाले। उसने खेद प्रकट किया। ऐसी भद्र महिला पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ी। तभी उसने अपना मोटा पर्स निकाला और बिल चुका दिया। मेरी कार बाहर है, चलो तुम्हें छोड़ आता हूं। ये नौजवान तुम्हारी जैसी कमसिन कन्या के काबिल ही नहीं है। वो मारिया की तरफ देखकर बोला। आज भी मारिया को ये पता नहीं कि वो रेस्टोरेंट से लौटी कैसे। उसे तब होश आया जब रात की ठंडी हवा के थपेड़े उसके मुंह पर पड़े। उसने देखा कार अंधेरी सड़कों व गलियों को पार कर रही थी। उस बूढ़े बदमाश ने अपना नाम डैनियल वेबस्टर बताया। उसने पूछा कि वो कौन थी। हालांकि मारिया कुल 16 वर्ष की थी, परंतु उसने काफी पापड़ बेले थे। वो जानती थी कि छोटी मोटी मुश्किलें तो पैदा होनी ही हैं। उसने $60 कोई रेस्टोरेंट को दान में तो नहीं दिए थे। अतः उसने अपना नाम रोज कैरावे बताया और वो डैनविले होटल में रहती है। दोनों बातें आप जानते हैं झूठ थी। वो डैनविले से उल्टी दिशा में जा रहे थे और यही बात वेबस्टर के इरादों को दर्शा रहा था। यदि वो कार मोड़ लेगा तो वो उसे समझने में भूल कर गई थी
और यदि वो चलता गया तो वो क्या करने वाला था वो जानती थी। वो सीधा आगे बढ़ता रहा। जब हमीश संवे को पता लग गया कि उसकी लड़की बहुत ही आकर्षक है तो उसने उसे अपनी सुरक्षा के रूप में अपनाने की ठान ली। वो जानता था कि उसके व्यवसाय में कोई भी लड़की ज्यादा दिन आकर्षण स्थापित नहीं कर सकती। मारिया को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान करवा दिया गया था। जब वो वेबस्टर के बगल में बैठ गई तो पूरे आत्मविश्वास से आकर्षक बातचीत कर रही थी। वो कुछ भी सह सकने में समर्थ थी। डैनियल वेबस्टर ने सोचा क्यों ना होटल का पैसा मारकर भाग लिया जाए। एक बार शहर से बाहर निकल जाने के बाद उसने घास के मैदान पर ले जाकर कार का इंजन बंद कर दिया। मारिया किसी भी प्रकार घबराई नहीं। वो पिछले 4 सालों से पिता द्वारा दी गई नसीहतों को आजमाना चाहती थी। वेबस्टर ने थोड़ा सा मारिया को पकड़ लिया। वो झूली और उसने घुमाकर उसकी नाक के नीचे मुक्का दे मारा। उसके पिता ने कहा था कि जोर से पंच कभी नहीं करना। उसके इस वार के पीछे उसका पूरा आत्मविश्वास और युवा शक्ति छुपी थी। उसके हाथ की साइड का मुक्का बहुत ठीक पड़ा था। इससे वेबस्टर का जबड़ा हिल गया था। उसकी आंखों से पानी निकल पड़ा और दिमाग झन्ना गया था। वो पत्थर के नीचे जा पड़ा। मारिया ने कार का दरवाजा खोला और घास पर ही दौड़ पड़ी। वो अंधेरे में निडर भागी जा रही थी। काफी देर बाद उसे होश आया और वो समझ पाई कि वेबस्टर का पर्स उसके हाथ में था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वेबस्टर का पर्स उसके हाथ में कैसे आ गया था। अब लौटाना मूर्खता थी क्योंकि अब वेबस्टर इसे मेहरबानी नहीं समझेगा। इसलिए उसने सारा पैसा कोट की जेब के हवाले किया और भाग गई। अगले 2 साल वो अपने पिता के साथ ही काम करती रही। फिर बिना किसी पूर्व सूचना के उसने अपना सामान बांधा और गायब हो गई। ना तो उसे कोई गलत फहमी थी और ना ही कोई अफसोस। वो अवसर की तलाश में थी। इन दोनों वो लगातार खूब चेतन और सावधान थी। खूब पैसे प्राप्त करना ही उसकी एकमात्र इच्छा थी और ये कोई आसान काम नहीं था। उसने सारी योजना बना ली थी। वो पहले एक पुरानी कैडलक खरीदना चाहती थी। उसके पास $1400 थे और कैडलक खरीदनी थी। बाप के लिए उसने एक नोट छोड़ा। ये नोट बड़ा कठोर और संक्षिप्त था। उसने बताया कि वो कठोर जीवन से ऊब चुकी थी और ये कि पिता को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने सोचा पिता उसे ज्यादा याद नहीं करेगा। कार उसने खरीद ली। अपना बैग कार की डिक्की में रखा और दक्षिण की राह पकड़ ली। वो उन छोटे छोटे शहरों से दूर भाग जाना चाहती थी जिनमें वो लोग तमाशा दिखाते थे। उसने फ्लोरिडा की तस्वीरें देखी थी और वो वहीं जाना चाहती थी। और अब उसे कौन रोकने वाला था। अगले 2 वर्ष उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में लग गए। उसे रात्रि क्लबों में काम करना पड़ा, परंतु ज्यादातर समय वो अपनी कार में ही घूमती रही। जब भी पैसे खत्म हो जाते वो किसी भी पुरुष का हाथ थामकर उसकी जेब साफ करके चंपत हो जाती। वो सदा सावधान रहती। उसकी चोर उंगलियां कभी भी चूकी नहीं और पकड़ी नहीं गई। वो इतनी तेज थी कि पर्स निकालना, उसमें से कुछ $100 साफ करना और फिर उसे जेब में पहुंचा देना उसके बाएं हाथ का काम था। वो मैक्सिको क्यों आई? वो पूरा दृश्य ही बदल देना चाहती थी। उसे विभिन्नता पसंद थी। उसके वर्तमान मूड के लिहाज से मैक्सिको ठीक था। उसकी जड़ें तो कहीं जमी नहीं थी। केवल वो अपने पिता और भूतकाल को पीछे छोड़ाई थी। बड़ी कैडलक उसका घर भी था और यात्रा की साथी भी। लॉरेंसिलो कैफे से बाहर आकर वो वीटा क्रूज की ओर जाना चाहती थी। वो पिछले द्वार से अपनी कैडलक तक पहुंची और शहर के केंद्र की ओर चल पड़ी। जब वो काफी दूर निकल गई
तो उसने एक शांत गली में कार को रोका और शीशे में पीछे की ओर देखने लगी। संतुष्ट होकर कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा, उसने बैग से सिगरेट निकाल ली। सिगरेट जलाने के बाद उसने डैशबोर्ड की लाइट जलाई ताकि कुछ रोशनी हो सके। उसने बैग से पैसों का बंडल निकाला और सावधानी से गिनती शुरू कर दी। कुल $112 थे। उसने नोटों को आधा आधा किया। आधे नोट उसने बैग में डाल दिए और आधे अपने ब्लाउज की जेब में सावधानी से सरका दिए। साथ ही उसने सड़क का नक्शा घुटनों पर फैला लिया और यही क्षण था जब मैंने उसे ढूंढ निकाला। जब जुडान पुलिस में रिपोर्ट करने के इरादे से बाहर निकला तो मैं भी मनाली से निकल पड़ा। मैं जानता था कि अगर मारिया का पता ना लगा तो मुझे कम से कम बहुत कठिनाई होने वाली थी। मैंने एक इमारत के नीचे एक बड़ी कैडिलैक खड़ी देखी। कार हरे रंग से पुती थी। मैं करीब 2.5 फुट उछल पड़ा। ये तो जैसे काला जादू ही था। मैंने चुपके से सड़क पार की और कार की ओर बढ़ा। चेहरा बालों से ढके वो वहीं बैठी थी और सड़कों का नक्शा देख रही थी। उसके बालों को देखते ही मैं समझ गया कि मैं क्या चाहता था। मुझे लड़की को तलाशना ही नहीं पड़ा, वो तो मेरे सामने थी। मैंने उसे अनाड़ी की तरह बढ़कर दबोचने की कतई कोशिश नहीं की। मैंने क्षण भर खड़े होकर समस्या पर सोचा। वो एक पक्षी की तरह आजाद घूम रही थी, पर कोई डाकू कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका कोई लाभ मुझे मिलने वाला नहीं था जब तक कि उसका अपहरण ना कर लिया जाए। मैंने सोचा उसी के साथ बात करके मुश्किल आसान कर ली जाए। फिर मैंने सोचा अगर उसे इनाम के बारे में पता लग गया तो आधा माल हथिया लेगी और $25,000 कोई छोटी रकम तो होती नहीं। और हो सकता है कि वो बूढ़े बाप से इतनी ऊब चुकी हो कि वापस जाने का प्रस्ताव ही ठुकरा दे। नहीं, एक ही तरीका था कि खेल को खेला ही जाए, उसे उड़ाना ही होगा। मैं कार तक पहुंचा और दरवाजे पर हाथ रखकर थोड़ा झुका। क्या आपको घास के हैट रेस के लिए पसंद है, या तुम समझती हो कि घोड़े ही न खा जाएं इस हैट को? मैं बोला। उसने शांत भाव से धीमे से मुझे घूरा और फिर से नक्शे पर झुक गई। जाओ कुएं में आत्म